द क्लास, गुड मॉर्निंग। हमने पिछली क्लास में बेसिक्स ऑफ लॉज देखे थे कि लॉ कैसे बनाया गया है, क्यों बनाया गया है। बेसिकली हमने ये देखा था कि लॉ बनाया क्यों गया है, क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी थी, सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। हमने ये फर्स्ट लेक्चर में सारा डिस्कस कर लिया कि लॉ क्यों बनाया जाता है, लॉ की नीड क्यों है। नाउ अब अगर लॉ बनाया जाता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है। लॉ कैसे बनता है, कैसे पार्लियामेंट में आता है, उसे कौन ड्राफ्टिंग, कौन बिल लेके आता है। हम सबको ये पता है कि सबसे पहले वो एक बिल होता है, देन अगर वो पार्लियामेंट में पास हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाता है, देन वो हमारा एक्ट बनता है, देन हमारी गवर्नमेंट उसे ऑफिशियल गैजेट के थ्रू नोटिफाइड करती है। ओके, हमें ये सब पता है, ठीक है। नाउ हम पूरा प्रोसीजर देखते हैं कि लॉ एक्चुअल में बनता कैसे। सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ी चीज है हमारे इंडिया में, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हमें पावर देती है टू मेड अ लॉ। इसने पार्लियामेंट को पावर दे रखी है, इसने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि वो लॉ बना सकता है, टैक्स कलेक्ट कर सकता है। ये सारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर के आर्टिकल 245 246 आर्टिकल्स में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि हमारे पास पावर है लॉ बनाने की। नाउ आपने कुछ लिस्ट के बारे में पढ़ा होगा, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। तो वो लिस्ट होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ चीजें हैं, अब जैसे कि जाहिर सी बात है, एक सेंट्रल लेवल पे लॉ होना चाहिए, एक स्टेट लेवल पे लॉ होना चाहिए, और एक बोथ यूनियन टेरिटरी, स्टेट, सेंट्रल दोनों पे होना चाहिए। तो उसी में ही, इसी वजह से ही वो 3 लिस्ट बना रखी है कि उसमें पावर की स्क्वायर बनाने की। हमने 3 टाइप की लिस्ट पढ़ी है, दैट इज सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे कि हमारा जीएसटी आया है वो कॉन्करेंट लिस्ट में। इसका मतलब क्या है, जब सबसे पहले वैट एग्जिस्ट करता था तो वहां पे सेंट्रल ने वैट एक्ट बना दिया, पास कर दिया बिल। अब स्टेट गवर्नमेंट के अपने रेट्स थे, अपने कुछ रूल्स थे वैट के रिगार्डिंग। तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है सब्जेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी उसको इम्प्लीमेंट करता है। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट रिफ्यूज कर सकता है, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी उसको इम्प्लीमेंट करता है, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट। अब अगर मैं इनकी एग्जांपल देखूं तो हमारा कंपनीज एक्ट, हमारा इनकम टैक्स एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। स्टेट गवर्नमेंट के फॉर एग्जांपल गुजरात में लिकर बैन है, बिहार में लिकर बैन है। तो ये सारी चीज स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स है, वहां के लॉज हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा जीएसटी एक्ट। इसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर दी गई थी, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया था, ये हम जीएसटी में पढ़ेंगे। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जीएसटी एक्ट होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट लॉज बनाए गए हैं। जैसे आप सेंट्रल लिस्ट में देखेंगे कंपनीज एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, स्टेट लिस्ट में कुछ देखेंगे, कॉन्करेंट में देखेंगे। आप सबको ये फाइंड करना होगा कि जैसे कि फेमा एक्ट है, आईपीसी, जो भी हमारे आईपीसीसी के लेवल के हैं या फिर जो भी अदर हैं, वो किस लिस्ट में आते हैं। जैसे मुझे वो लिस्ट पता चल जाएगी, मुझे उसका मतलब पता चल जाएगा कि इसको बनाने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या फिर कॉन्करेंट लिस्ट है। ओके, ठीक है। अब जो ये सेंट्रल लिस्ट वाला होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारा अप्लाई टू होल इंडिया होता है। कंपनीज एक्ट वो स्पेसिफाई करता है कि कौन सी स्पेसिफिक कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है।
बाकी सब पे होल इंडिया, मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी चीज को है, ऐसा नेम सजेस्ट सेंट्रल, तो ये सबको ही होता है। ये स्टेट गवर्नमेंट है, गुजरात में लिखकर बैन है, राजस्थान में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, तो ये सिर्फ उनके रिस्पेक्टिव स्टेट में लगता है। ये कॉन्करेंट लिस्ट जीएसटी, ये हमारा पूरे इंडिया पे लगता है, जीएसटी पूरे इंडिया पे लगता है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक रूल्स, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स निकाल सकती है। तो इस केस में अप्लाइंग टू होल इंडिया सब्जेक्ट टू स्टेट्स, स्टेट्स के पास पावर है कि वो एक्स्ट्रा कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको इस तरीके से नापना के कुछ एडिशंस कुछ डिलीशंस करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, मतलब कि हमारे पास पावर किसने दी। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसने ही ये पावर दी है कि सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट, और किस किस पे ये एप्लीकेबल होता है। ये सारी चीजें हमने देख लिया, ठीक है। अब इसके लिए अब जो एक्ट या फिर बिल या फिर जो भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं वो इनके हिसाब से होता है। मतलब अगर मुझे कंपनीज एक्ट का बिल जिसने बनाया हुआ ड्राफ्ट किया होगा उसको पास करना है, तो उसको सेंट्रल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जिसने लिकर बैन का जो सिर्फ स्पेसिफिक स्टेट में है तो उसे स्टेट प्रोसेस करना पड़ेगा, और कॉन्करेंट में सेंट्रल और स्टेट दोनों का रोल है। तो सेंट्रल लिस्ट के लिए हम देखेंगे कि सेंट्रल प्रोसेस से कैसे लॉ पास होता है, और स्टेट लिस्ट में देखेंगे कि स्टेट प्रोसेस से कैसे होता है। ओके, किसी को नोट डाउन करना है तो वो नोट डाउन कर सकता है। वी हैव 2 मिनट्स। ओके, जिसका हो गया वो ठीक है, नहीं तो वो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकता है। अब हम देखेंगे कि सेंट्रल प्रोसेस स्टेट प्रोसेस होता कैसे, कैसे स्टार्टिंग होती है एक लॉ बनने की। अगर आप लोगों को पता हो, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, आरटीआई एक्ट है हमारा, जिससे कि अब हमें अवेयरनेस, मतलब पब्लिक अवेयरनेस के तौर पे कि हमें भी पता होना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में भी टैक्स चार्टर का कंसेप्ट आया है, जिससे कि बेसिक पर्सन को भी पता हो कि हाँ टैक्स की ये रेट्स हैं, ऐसे ये इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो सारी चीज़ें टैक्स चार्टर में आएंगी, रेट्स वगैरह, डिडक्शंस वगैरह। ठीक वैसे ही जो आरटीआई एक्ट है वो केजरीवाल ने प्रेजेंट करा था, ड्राफ्ट करके वो बिल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पार्लियामेंट में केजरीवाल ने रखा था। ड्यू टू केजरीवाल हमारा वो आरटीआई एक्ट आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ओके, नाउ हाउ लॉ इज मेड। लॉ बनता कैसे है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज होती हैं, तो सबसे पहले उसकी ड्राफ्टिंग होती है। लेट किसी को भी जैसे वुमेन्स के लिए बिल पास करवाना है, या फिर किसी भी इशू पर जहाँ पे भी आपको लगता है कि हाँ किसी को डैमेज हो रहा है, जो भी लॉ बनेगा, जो हमने 4 फैक्टर्स पढ़े थे हमारे बेसिक क्लास में, दैट इज हमारा सेफ्टी, हमारा बेनिफिट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, इसकी हमने एक्सेप्शंस भी देखी थी, और हमारा एथिक्स। सेफ्टी होना कंपल्सरी है, बेनिफिट हो या ना। इनकम टैक्स एक्ट से किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो तो हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में, टैक्स में, कि टैक्स क्यों कलेक्ट किया जाता है, उससे इकोनॉमी को क्या बेनिफिट होता है। नाउ सेफ्टी मस्ट है, किसी को सेफगार्ड करने के लिए वो एक्ट होना चाहिए, किसी को हार्म नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स होना चाहिए। ये 4 फैक्टर्स जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे तो इन 4 फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। नाउ हमने 2 प्रोसेस पढ़े थे, एक हमने यूनियन में सेंट्रल प्रोसेस पढ़ा,
जो हमने लिस्ट देखी, या तो वो इसके अंदर, जैसे कंपनीज एक्ट इसमें पास हुआ होगा। दूसरी चीज हमारी स्टेट प्रोसेस कह सकते हैं। ओके, दोनों में कुछ चीजें ठीक है, पार्टीज का थोड़ा डिफरेंस है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ पे लेजिस्लेचर, असेंबली, ये सारी चीजें होती है। ओके, तो सबसे पहले हमारी ड्राफ्टिंग होती है। जैसे केजरीवाल ने जैसे कंपनीज एक्ट में आप पढ़ेंगे कि कई सारे कमिटीज, कई सारे पर्सन्स मिलके उन्होंने ड्राफ्ट करा था, देन वो बिल पेश करा था पार्लियामेंट में। तो ड्राफ्टिंग, सबसे पहला काम है ड्राफ्टिंग करना। जिन बंदे को भी जिससे भी दिक्कत है वो लॉ वहां जाके प्रेजेंट कर देगा। अब यहाँ पे सेंट्रल बिल होगा, यहाँ पे स्टेट बिल होगा। अभी तक ये एक्ट नहीं बना, हमें ये पता है कि पार्लियामेंट में जब तक पास नहीं हो जाता वो बिल एक्ट नहीं बनता है, जब तक अप्रूवल नहीं मिल जाता है, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है, वो एक्ट एनफोर्स्ड नहीं होता। तो यहाँ पे अगर मैं सेंट्रल प्रोसेस के लिए कर रही हूँ तो वो सेंट्रल बिल के नाम से जाना जाएगा। अगर मैं स्टेट प्रोसेस पे कर रही हूँ तो वो स्टेट बिल माना जाएगा। तो मैंने सबसे पहले ड्राफ्टिंग कर दी, ठीक है, मैंने वो सारी चीजें प्रिपेयर कर ली कि एक एक्ट में ऐसे ऐसा होना चाहिए, ये सारे रूल्स होने चाहिए। और टाइम, अब जाहिर सी बात है, कोई अगर लॉ इम्प्लीमेंट करता है तो हम अमेंडमेंट्स देखते हैं लॉ में, तो लोग कहते हैं कि कितनी सारी अमेंडमेंट्स आ रही हैं, हर बजट में नई हमारी अमेंडमेंट्स आती हैं। इसका रीजन क्या है? जाहिर सी बात है, लॉ को तोड़ने वाले बहुत हैं। लॉ को जितना वो तोड़ेंगे, अब जैसे इनकम टैक्स एक्ट में गवर्नमेंट ने हमें कई सारी डिडक्शंस, कई सारी चीजें दे रखी हैं जिसको इंटरप्रेट करके हम टैक्स सेव करते हैं। सी, देयर इज अ डिफरेंस इन टैक्स सेविंग एंड टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन इज अ डिफरेंट मैटर। टैक्स की चोरी और टैक्स सेव करना, प्रॉपर मैंने लीगल वे से डिडक्शन ली है, लीगल वे से जो भी लॉ में लिखा है उसको इंटरप्रेट करके मैंने अपने लिए बेनिफिट निकाला है, दैट्स इज नोन एज टैक्स सेविंग। टैक्स इवेजन इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जितना वो लोग नए नए वेज निकालेंगे, लॉ को अपने अंदर उसी हिसाब से चेंजेस लाने होंगे, लॉ को उसी हिसाब से अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे। जैसे डिविडेंड में क्या हो रहा था, सबसे पहले डिविडेंड का क्या कंसेप्ट था? डिविडेंड का ये कंसेप्ट था कि कंपनी डीडीटी पे करती थी डिविडेंड पे, और वो शेयर होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट होता था। क्यों? क्योंकि पहले शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते थे, कोई हमारे पास ऑनलाइन डाटा नहीं होता था कि हम एक साथ देख लें। इसका मतलब अगर उस टाइम मैं शेयर होल्डर्स के हाथ में डिविडेंड टैक्सेबल करती, तो इसका मतलब कुछ शेयर होल्डर्स तो डिस्क्लोज नहीं करते। अगर वो डिस्क्लोज ही नहीं करते तो इनकम टैक्स वालों को तो पता ही नहीं चलता कि उन्हें डिविडेंड रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। इसीलिए अर्लियर केस में कंपनी के हाथ में डीडीटी लगता था, शेयर होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट होता था। पहले का कंसेप्ट ये था। अब हमने फाइनेंस एक्ट 2020 में देखा होगा कि ये अमेंड हुआ है, उससे पहले भी अमेंड हो चुका था कि 10 लाख से ऊपर पे टैक्स लगेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अब हमारे पास शेयर फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मेरे पास इसका सारा ऑनलाइन डाटा है, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो हमारे पैन नंबर से लिंक होता है, पैन नंबर के थ्रू करते हैं। तो इससे मुझे इजीली पता चल जाएगा कि हाँ, इस बंदे को डिविडेंड रिसीव हुआ है, मेरे पास उसकी बैंक स्टेटमेंट आती है, मैं बैंक स्टेटमेंट से देख सकती हूँ। तो मेरे पास अब ऑप्शन है, अब मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, जिसकी इनकम है मैं उसी के हाथ में टैक्सेबल करूंगी। तो नाउ शेयर होल्डर्स के हाथ में वो टैक्सेबल है, अब इसे डीडीटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती जाती है, जैसे जैसे लोग उसे इंटरप्रेट करके गलत, मतलब एक लूप होल होता है, जाहिर सी बात है, किसी चीज को हम अभी बना रहे हैं उसमें कई सारे लूप होल्स होते हैं जिससे लोग बाग बेनिफिट उठाते हैं, तो उसी वजह से लॉ हमें अमेंड करना पड़ता है। अभी हम देखेंगे कि कितनी सारी अमेंडमेंट्स आती हैं, क्यों आती है, इसका रीजन होता है, वो वैलिड अमेंडमेंट्स होती हैं, क्योंकि एक तरीका का लूप होल रह जाता है, लेकिन बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को बाद में दिखता है कि हाँ ये सारी चीजें हैं, तो वो उसको अमेंड करके सही करते हैं। अब उन्होंने शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल कर दिया, अगर डिविडेंड 5,000 से ज्यादा है तो कंपनी उसमें टीडीएस काट देगी, क्यों? ताकि डिस्क्लोज हो जाए। 5,000 से ज्यादा का डिविडेंड मिलना बहुत बड़ी बात है, क्यों?
क्योंकि एक कंपनी है, मेरे पास एक शेयर है, ज्यादा से ज्यादा मुझे 10 रुपए का डिविडेंड मिल जाएगा। वैसे 1-1 रुपए में फेस वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड मिलता है ना, तो उसकी वैल्यू काफी कम होती है, तो 5,000 का डिविडेंड भी सच अ ह्यूज अमाउंट। ओके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो इसलिए टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स आती रहती है ना। अभी हमने ड्राफ्टिंग कर ली, अब हम इसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे। अब अगर मैं सेंट्रल प्रोसेस के हिसाब से जा रही हूँ, मैं यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, तो मैं पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करूंगी। अगर मैं स्टेट प्रोसेस में जा रही हूँ, मुझे स्टेट के लिए लिकर बैन कराना है, टोबैको बैन कराना है, या कुछ भी वुमेन सेफ्टी वगैरह कुछ भी है, तो स्टेट लेजिस्लेचर में करेंगे। ठीक है, अब हमने उस बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब डिफरेंट लोगों की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगी। मैंने वो जो ड्राफ्ट किया था बिल, वो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसकी फर्स्ट रीडिंग करी जाएगी, पार्लियामेंट में इसे पढ़ा जाएगा, पार्लियामेंट में इसे पढ़ा जाएगा या स्टेट लेजिस्लेचर में इसको पढ़ा जाएगा ना। अब इस पे लोगों के डिफरेंट कमेंट्स लेंगे। अब मुझे लिकर बैन करना है, वुमेन सेफ्टी करनी है, तो लोगों की क्या ओपिनियंस है, क्योंकि डिफरेंट ओपिनियंस होती है, डिफरेंट थिंकिंग्स होती है, तो क्या पता मुझे वो चीज़ उसमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो इसलिए हम डिफरेंट इनपुट लेंगे पब्लिक से। जैसे मैंने बिल को प्रेजेंट करा, ड्राफ्ट करके प्रेजेंट करा, वहाँ पे पार्लियामेंट में पढ़ा जाएगा बकायदा, एक जो भी मैंने बिल में रूल्स बनाए हैं, जो भी पॉइंट्स वगैरह हैं, वो सारी रीडिंग होगी। देन उसके बाद मैं इनपुट लूंगी पब्लिक से कि पब्लिक का क्या कहना है, उनके क्या कमेंट्स हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उनके क्या कमेंट्स हैं। तो इनपुट फ्रॉम पब्लिक सबसे पहली चीज ये होगी। नाउ पब्लिक के बहुत सारे कमेंट्स होंगे, डिफरेंट। कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा, तो अब उसको भी देखना पड़ेगा। तो उसके लिए कमेटी बना ली जाती है, तो वो कमेटी इन पॉइंट्स को रीड करती है, कोई यूजफुल होती है तो उसको कंसिडर करती है। तो डिस्कशन बाय कमेटी। ओके, अब डिस्कशन हुआ, इनपुट फ्रॉम पब्लिक हो गया। नाउ अब ये जाएंगे हाउसेस के पास। अच्छा, इनपुट फ्रॉम पब्लिक हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो पब्लिक होगी, जाहिर सी बात है होल इंडिया पे होता है, तो पूरी इंडिया की पब्लिक होगी। यहाँ पे स्टेट से रिलेटेड है तो उस स्टेट की पब्लिक होगी, ठीक है। फिर हमने डिस्कशन बाय कमेटी बनाई थी, तो यहाँ पे सेंट्रल कमेटी होगी, यहाँ पे हमारी स्टेट कमेटी होगी। प्रोसीजर वही होगा। अब स्टेट में हो रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो रहा है, तो बॉडीज चेंज हो जाएंगी। नाउ कमिटीज ने डिस्कशन कर लिया, कुछ यूजफुल था तो उसको कंसिडर कर लिया। नाउ अभी हाउसेस में जाते हैं। हमने लोकसभा राज्यसभा का नाम सुना होगा, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल, ये सारी चीजें सुनी होंगी। तो अब वो वहां पे जाएगा, वहां पे डिस्कस होगा, डिस्कशन और अप्रूव किया जाएगा, एंड अप्रूवल एट बोथ हाउसेस। अगर वो सेंट्रल प्रोसेस का है तो इस केस में हमारा लोकसभा, हमारा राज्यसभा। और अगर मेरा ये स्टेट प्रोसेस के लिए है तो इस केस में स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल, जिसे हम प्यार से विधानसभा, विधानसभा विधान परिषद कहते हैं। ओके, और यहाँ पे हमारा लोकसभा राज्यसभा होता है। सबसे पहला वो जो बिल हुआ है ये सारी लोकसभा को जाता है, लोकसभा उसमें डिस्कस करते हैं, ऑफ कोर्स मेजोरिटी रूल चलता है। तो अगर वो पास हो जाता है तो विद इन सम प्रिस्क्राइब्ड डेज मुझे वो राज्यसभा में पेश करना होता है, देन राज्यसभा उसे अप्रूव करती है, देन वो अप्रूवल होता है, देन वो प्रेसिडेंट के पास जाता है फॉर द अप्रूवल। नाउ लोकसभा राज्यसभा में
कौन कौन बैठता है? तो लोकसभा में एमपीज बैठते हैं, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड राज्यसभा में एमएससी बैठते हैं। अच्छा, ये एमपी क्या होते हैं? ये एमपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उस टाइम के, उसके कुछ मेंबर्स होते हैं, ये दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसलिए लोकसभा में थोड़ा इजीली होता है, अगर हमारी मेजोरिटी से गवर्नमेंट विन हुई है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मेरी पार्टीज के मेंबर ज्यादा होंगे तो थोड़ा सा इजी होता है। राज्यसभा में एमएससीज होते हैं। ये जो एमएससीज होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बंदे होते हैं। ये जो एमएससीज होते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली या फिर इनके एमएलए होते हैं, वो यहाँ के एमएससीज होते हैं। ठीक है, तो ये होता है लोकसभा राज्यसभा, ये पार्टीज होती हैं, ऐसे ऐसे विद इन द प्रिस्क्राइब डेट वो अप्रूवल हो जाता है। ये अभी हम प्रोसेस देख रहे हैं कि लॉ कैसे बनता है। तो अभी तक हमने देखा कि हमने ड्राफ्टिंग करी, उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया, पार्लियामेंट में वो पढ़ा जाएगा, पब्लिक से इनपुट्स लिए जाएंगे। अब इनपुट्स कई सारे हो सकते हैं, वो सेंट्रल स्टेट देख लेना। तो इनपुट कई सारे हो सकते हैं, कुछ यूजफुल हो सकते हैं, कुछ को कंसिडर करना मस्ट है, मतलब यूजफुल रहेगा, बेनिफिशियल है। तो एक कमेटी बनाई जाती है जो डिस्कस करती है जो भी इनपुट आए पब्लिक से उनको कंसिडर करना है या नहीं करना। देन उसके बाद वो अगर सेंट्रल का है तो लोकसभा राज्यसभा, जिसमें एमएमपी और एमएससी विद इन द प्रिस्क्राइब डेज ये सब प्रोसीजर हो जाता है। दूसरी चीज, कई बार रिजेक्ट होता है, देन वो फिर जाएगा, फिर रिजेक्ट होता है, देन ये फिर प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक अगर वो पास नहीं हो जाता। हाँ, जो हमारा फाइनेंस एक्ट होता है, फाइनेंस एक्ट जो हमारा प्रेसिडेंट है वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो एक बार विद अ वैलिड रीजन, विद अ वैलिड रीजन वो एक ही बार रिजेक्ट कर सकता है। अगर मैंने वो दोबारा फाइनेंस एक्ट प्रेजेंट कर दिया तो पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं कि वो उसको दोबारा रिजेक्ट कर पाए। इसलिए जो 1 फरवरी को अभी जल्दी होने वाला है 2021 में, लेट्स सी, तो फाइनेंस एक्ट को वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है। ठीक है, अब लोकसभा राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया, अगर वो सेंट्रल है, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है, इन्होंने कर दिया, उसके में है। फिर हमारे पास वो पार्लियामेंट के पास जाता है, देन प्रेसिडेंट के पास जाता है, देन प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करता है, उसको साइन करता है, और नाउ जिस दिन वो ये कर देता है उस दिन से वो बिल एक्ट बन जाता है। अच्छा, अब हमने देखा होगा कि एक्ट बनने की डेट कुछ और है, एनफोर्समेंट की डेट कुछ और है, तो कब से वो इम्प्लीमेंट होना है वो हम ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर करते हैं, जिसे हम कहते हैं एनफोर्समेंट डेट, कि वो नोटिफाई कब हुआ, ऑफिशियली नोटिफाई कब हुआ, उस डेट से हम एनफोर्समेंट मानते हैं। और जिस दिन प्रेसिडेंट वो अप्रूव कर देता है उस दिन हमारा बिल एक एक्ट बन जाता है। तो लॉ ऐसे बनता है। अब हमने बॉडीज पढ़ी होंगी, लेजिस्लेटिव बॉडीज, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, ये अभी हम फर्दर देखेंगे। ये लॉ बनने का तरीका है। अच्छा, लॉ बनना 100% में से 10% पार्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने ड्राफ्टिंग कर ली, मैंने वो सारी चीजें कर ली, अब वो इम्प्लीमेंट होना है, क्या दिक्कतें आएंगी, देन मुझे अमेंडमेंट्स करना है, डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसके लिए कोर्ट बने होते हैं, हाई कोर्ट पे आओ, सुप्रीम कोर्ट पे जाओ, स्टेट लेवल के कोर्ट बने होते हैं, स्पेशल कोर्ट्स बने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज होती हैं। जैसे कंपनीज एक्ट में देखेंगे कि कंपनी के कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो एनसीएलटी बॉडी होती है, आईबीसी का होता है तो कौन सा प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होता है, आईआरपी अपॉइंट होते हैं, उसकी अथॉरिटी क्या है, आईबीबीआई, आरबीआई, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट की डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज हैं और कोर्ट्स बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि अब एक चीज लिख देनी है, अब उसकी डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, और जितनी ज्यादा इंटरप्रिटेशंस होंगी उतनी ही ज्यादा कंफ्यूजन्स होंगे। तो अगर कोई ऐसी चीज होती है लॉ में, जो लॉ बनाया है जिसने, उसको लगता है कि इस चीज का मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, तो वो खुद ही नोटिफिकेशन के थ्रू, सर्कुलर के थ्रू उसको क्लियर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ तक का जो प्रोसीजर था ये लॉ बनने का तरीका है। किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए।
आई होप सबका नोट डाउन हो गया होगा, जिसका नहीं हुआ वो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट वगैरह लेके कर लें। तो अब हमने देख लिया कि लॉ कैसे बनता है। सबसे पहले हमने देखा लॉ की नीड क्यों है, देन हमने जाना कि लॉ का प्रोसीजर क्या है, किसने हमें पावर दी है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, क्या सेंट्रल स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, इनका मतलब क्या है। फिर हमने लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ा कि ऐसे लॉ पास होता है, फाइनली वो एनफोर्स जाता है जैसे ही वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड हो जाता है। नाउ लॉ में कुछ वर्ड्स पढ़े होंगे हमने फाउंडेशन लेवल में, आईपीसीसी लेवल में, सीए फाइनल लेवल में। अच्छा, हमने बेसिक्स में देखा था कि सबसे पहले हम कोई सा भी लॉ पढ़ेंगे उसकी हिस्ट्री देखेंगे कि उसको आने की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, अभी हमने देखा कि एक टर्म की डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकती है, तो गवर्नमेंट खुद से ही नोटिफिकेशंस लाता है। अब ये नोटिफिकेशंस या फिर हमारा सर्कुलर्स, ये दो चीजों को लाता है, नोटिफिकेशंस या फिर हमारा सर्कुलर्स। ठीक है, नोटिफिकेशन में जैसे कोई ड्यू डेट एक्सटेंड करनी है, मतलब जनरली इसमें रिलीफ, एक्सटेंशंस ऑफ ड्यू डेट, ये सारी चीज होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हम देखेंगे किस स्पेसिफिक सेक्शंस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो, जाहिर सी बात है अगर कोई सा जेन्युइन रीजन है, अब जैसे कोविड-19 आया था तो वो एक जेन्युइन रीजन था, लॉकडाउन लग गया था तो ऑफिसेस खुल नहीं रहे थे, तो उन्हें जीएसटीआर 3B, इनकम टैक्स, एमसीएज, आरओसीज वगैरह सबकी डेट एक्सटेंड करनी पड़ी। जितने भी कंप्लायंसेस होते हैं उन सबकी डेट एक्सटेंड करनी पड़ी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, तो वो नोटिफिकेशंस लाते हैं। सर्कुलर्स में जैसे कोई टर्म है उसकी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, तो सर्कुलर लाके क्लेरिफाई करते हैं। और एक मेन चीज इसमें ये है कि ये डिपार्टमेंट को बाइंड करता है, इंडिविजुअल को नहीं। ये डिपार्टमेंट को बाइंड करता है, इंडिविजुअल को नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमने जीएसटी का देखा होगा कि जीएसटी में जो पेनल्टीज लगती हैं, अब जो इंटरेस्ट लगता है लेट टैक्स डिपॉजिट का, जिसने जीएसटीआर 3B लेट हमारी 24, 25, 26 जो भी हमारी ड्यू डेट है आपके टाइम पर, उससे में लेट गवर्नमेंट को लेट टैक्स जा रहा है, तो सम 18% जो भी है वो इंटरेस्ट रेट लगता है। तो कुछ लोगों का कहना, अभी क्लैरिफाई नहीं था, तो कुछ लोगों का कहना है कि लेट मेरा जो आउटपुट बनता है वो 10,000 का टैक्स बनता है और मेरे पास जो आईटीसी है वो 5,000 लेट 6,000 का है, तो मेरा टैक्स बनता है 4,000। अब ये 4,000 मैंने 24 तक डिपॉजिट नहीं करा, तो इस 4,000 पे इंटरेस्ट लगना चाहिए। सही बात है कि भाई मेरी लायबिलिटी तो इतनी थी तो मुझे 4,000 पे टैक्स देना चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट कहता है कि ग्रॉस लायबिलिटी पे लगना चाहिए। लॉ में लिखा हुआ है कि ग्रॉस लायबिलिटी पे लगना चाहिए, जबकि ये चीज सही है क्योंकि मुझे आईटीसी का क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये देखेंगे हम आगे फर्दर जीएसटी में। अभी तक के लिए बस इतना समझो कि जेन्युइन रीजन 4,000 पे इंटरेस्ट लगना चाहिए, लेकिन वहां पे लिखा है कि ग्रॉस लायबिलिटी, तो सर्कुलर में क्लेरिफाई कर दिया कि ग्रॉस लायबिलिटी में नहीं लगेगा। अब उसने क्लेरिफाई कर दिया, ये कंफ्यूजन थी यहाँ पे लोगों को, तो उसने खुद ही होके क्लेरिफाई कर दिया कि ग्रॉस लायबिलिटी नहीं भाई, जो भी आपकी नेट लायबिलिटी है उस पर लगना चाहिए टैक्स, क्योंकि टैक्स किसी पे बर्डन या हार्श रूल नहीं है, उससे जबरदस्ती पैसे लेना वो नहीं है, जेन्युइन रीजंस होते हैं, जेन्युइन रीजंस होते हैं ये सारे। तो सर्कुलर मतलब वो कुछ क्लैरिफाई करता है। अब ये इंडिविजुअल चाहे तो ग्रॉस पे दे ले चाहे पे इस पे दे ले, लेकिन जब भी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा इसका इंटरेस्ट का, हालांकि एनुअल रिटर्न के बाद से कई सारे लोगों को नोटिस आया है, तो उस केस में
ये ग्रॉस लायबिलिटी पे नहीं, नेट लायबिलिटी पे भेजेगा। तो ये है सर्कुलर और नोटिफिकेशन। वो कुछ रूल्स लाते रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे हमारे अब ई फाइलिंग, ई असेसमेंट का कंसेप्ट आया है, तो उसके रिगार्डिंग अब कई सारी चीज़ें कि भाई कौन सा जुरिडिक्शन में जाएगा, कैसे उसकी प्रोसीडिंग्स होंगी, सर्च एंड सीजर करना है तो कैसे क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम इनकम टैक्स एक्ट में देखेंगे। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी टाइम टू टाइम लाता है। हम कंपनीज एक्ट में देखते हैं कि हाँ, मुझे कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है, तो उस कैलकुलेट करने में नेटवर्थ का मतलब क्या है, पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है, मुझे क्या कंसिडर करना है, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन से आता है। तो ये भी एक्ट का ही पार्ट होता है, मुझे एक्ट में देखना पड़ेगा। नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आती रहती हैं। ये फॉर स्पेसिफिक पीरियड हो सकता है कि हाँ, क्योंकि कोविड-19 था तो टीडीएस की 31 मार्च तक हो गई, इनकम टैक्स रिटर्न की कुछ हो गई, ऑडिट्स वगैरह की कुछ हो गई, सर्कुलर्स में हमने क्लैरिफिकेशन दे दिया। रूल्स एंड रेगुलेशंस में फर्दर क्लियरेंस होता है कि हाँ, अगर मुझे लिखा हुआ है कि 10% ऑफ नेटवर्थ, तो भाई इस नेटवर्थ में क्या क्या इंक्लूड होगा, किसका 10%, नेटवर्थ में पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व भी आएंगे या फिर सिर्फ इक्विटी कंसिडर्ड होगा। तो वो सारी चीजें यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा होता है, जो कि एक्ट का पार्ट होता है। ठीक है, कुछ और टर्म्स देखते हैं। अच्छा, हमने लॉ में डेफिनेशंस पढ़ी है, ठीक है, लॉ में डेफिनेशंस पढ़ी है। अब वो डेफिनेशंस दो टाइप की होती हैं, नाम से ही पता चल जाएगा कि इनका मतलब क्या है। इंक्लूसिव, एग्जॉस्टिव। इंक्लूसिव मतलब इन्फिनिटी है, इससे सिमिलैरिटीज आप कंसिडर करते जाओ। एग्जॉस्टिव मतलब बस बात खत्म, जो लॉ में लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ वही आएगा, एग्जॉस्टिव। तो इंक्लूसिव डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन डिफाइन करनी है मुझे किसी लॉ में। अच्छा, ठीक है, लेट मुझे सिर्फ प्लांट की डेफिनेशन डिफाइन करनी है एनवायरमेंट एक्ट में। तो प्लांट्स इंक्लूड्स हर्ब्स, प्लांट इंक्लूड्स बुशेस, पौधों में सब कुछ आ गया, ट्रीज, अनवांटेड प्लांट्स जिसे हम झाड़ियां कहते हैं, सारी चीजें आ गई वगैरह वगैरह। तो ये मेरी, अब इसकी डेफिनेशन कैसे स्टार्ट होगी लॉ में, अगर मैं लॉ ड्राफ्ट करूं तो लॉ की डेफिनेशन क्या होगी, प्लांट इंक्लूड्स, मतलब अब हर्ब्स, बुशेस, ट्रीज, ये सारी, अगर मैं यहाँ पे ट्रीज ना भी लिखूं तो हर्ब्स, बुशेस, ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये सारी चीजें इंक्लूड्स हैं। अब इससे सिमिलर चीजें जो भी होंगी, ट्रीज, ग्रास वगैरह जो भी है, वो सारी चीजें मेरी प्लांट में आ जाएगी। सॉरी। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है, लेट मुझे प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन करनी है। तो प्लांट एंड मशीनरी मीन्स एनी इक्विपमेंट used for further production, that is known as plant and machinery। तो यहाँ पे मैंने लिखा मीन्स, एग्जॉस्टिव है। अब इससे इसके ज्यादा इससे मतलब नहीं है, जैसे यहाँ पे हम सिमिलर टर्म्स भी कंसिडर करते हैं, यहाँ पे एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है कि इतनी सी डेफिनेशन में बात खत्म, वो इक्विपमेंट जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होगा उसे हम प्लांट एंड मशीनरी में कंसिडर करेंगे। तो डेफिनेशंस के टाइप इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होते हैं। अच्छा, ये डेफिनेशंस भी, लेट मैं कोई एक्ट, मैं इनकम टैक्स एक्ट बना रही हूँ तो इनकम टैक्स एक्ट में प्लांट एंड मशीनरी जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब तो यही होगा, ये नहीं होगा। तो डेफिनेशंस कुछ चैप्टर वाइज होती हैं, सेक्शंस वाइज होती हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमने पढ़ ली, इंक्लूसिव, एग्जॉस्टिव। ये इंक्लूसिव एक वाइडर कंसेप्ट है, इसमें कई सारी चीजें और इंक्लूड्स है। एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि हाँ बस जो 4 चीजें लिखी है वही, नहीं, उससे सिमिलर टर्म्स, वो सारी चीजें इंक्लूसिव डेफिनेशंस के नाम से जानी जाती हैं। अच्छा, प्रोविजोस का मतलब पढ़ा है हमने, हम पढ़ते हैं कि कोई एक्ट लिखा हुआ है, देन उसके बाद प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट, इसका मतलब कुछ और एक्सेप्शंस की इसके अलावा कुछ और कंडीशंस भी फुलफिल होने चाहिए, प्रोवाइडेड दैट, ठीक है। नाउ
फिर हमने एक्सेप्शंस पढ़े हैं। अब वो एक्सेप्शंस या तो सेक्शन बेस्ड हो सकते हैं या फिर वो एक्ट बेस्ड हो सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल ही नहीं है, तो वो एक्सेप्शन है। वो एक्ट बेस्ड है कि इनकम टैक्स एक्ट में एग्रीकल्चर इनकम का रोल ही नहीं है। सेक्शन बेस्ड मतलब कैपिटल गेन में कुछ चीजें एक्सेप्शंस है, कंसिडर्ड नहीं होंगी। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होता था, अब तो 112A वगैरह आ गया है, दैट्स एन अनदर थिंग। तो वो सारी चीजें आ जाती हैं इसमें, सेक्शन बेस्ड होती हैं, एक्ट बेस्ड होती हैं, एक्सेप्शंस। ओके, ठीक है। फिर हमारे चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर्स मतलब अब जैसे कंपनीज एक्ट में है तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी, जिसमें आपकी डेफिनेशंस होंगे। सेक्शंस 2 में सारी डेफिनेशंस है A to Z। देन उसके बाद उस चैप्टर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे हमने IPCC लेवल पे MOA, AOA ये सारी चीजें पढ़ी थी, तो ये चैप्टर्स के नेम होते हैं। फिर हमारे आते हैं शेड्यूल्स। हमने 6 शेड्यूल्स पढ़े हुए हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6। तो ये सारे शेड्यूल्स क्या हैं, ये फॉर्मेट है MOA, AO के। कोई बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताता है, कोई IFSC वालों के लिए क्या होना चाहिए वो फॉर्मेट बताता है। तो शेड्यूल्स में हमारे फॉर्मेट है। वन टू थ्री फोर, ठीक है। नाउ ये शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमने IPCC लेवल पे पढ़े थे, बट एक बार क्योंकि हमें याद नहीं होगा तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो शेड्यूल 1 में हमने आर्टिकलशिप में भी फॉर्म भरा होगा, MOA, AO का, MCA के पोर्टल पे। तो शेड्यूल 1 में फॉर्मेट है वो ABCDEFGH, जो हमने टेबल्स पढ़े थे, टेबल A, टेबल B, AO के लिए, MOA के लिए। शेड्यूल 2 हमने इनकम टैक्स में पढ़ा हुआ है, डेप्रिसिएशन। शेड्यूल 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, बैलेंस शीट, P&L फॉर्मेट। शेड्यूल 4 अभी हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट में फर्दर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। ये हम पढ़ेंगे अभी। ये शेड्यूल 6 और एक 7 होता है जो हम CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नया कंसेप्ट आया है। शेड्यूल 5 हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, ED क्या होता है। अब ये सारी चीजें हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, मैं शेड्यूल्स का वो बता रही हूँ। फिर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कंपनीज का रिडम्पशन, जो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होता है वो विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट होता है, लेकिन इस IFSC वालों के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो शेड्यूल्स में सिर्फ फॉर्मेट्स दिए गए हैं कि MOA में टेबल A, टेबल B, भाई अगर किसी की वो लिमिटेड विद गारंटी है, लिमिटेड विद शेयर्स है, वो सारी चीज़ें हमने IPCC में पढ़ी थी। शेड्यूल 2 में हमने कंपनीज एक्ट के डेप्रिसिएशन देखा ही हुआ है। बैलेंस शीट, P&L का फॉर्मेट आता है शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 4 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, शेड्यूल 5 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये हम देखेंगे। शेड्यूल 6 ये सारे फॉर्म्स होते हैं। तो जितने भी फॉर्म्स वगैरह होते हैं वो सारे शेड्यूल्स में गवर्नमेंट डाल देती है, और ये शेड्यूल्स हमें पता है, शेड्यूल 7 तक है ये सारी चीज़ें। देन इसकी एक प्रिस्क्राइब्ड फीस होती है, MCA पोर्टल पे सबमिट करना है तो। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़े से एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे, थोड़े से जुडिशियल पार्ट पे। अब हर एक्ट में अभी हमने पढ़ा कि डिफरेंट अथॉरिटीज होती हैं। तो अब कोई भी किसी भी चीज से लेट, मैंने कोई ऑर्डर पास कर दिया जो कि वैलिड नहीं था, सामने वाली पार्टी के हार्श रूल्स लगा दिए, तो वो अपील कर सकता है एंड फर्दर लिटिगेशंस चलती रहेंगी। तो वो भी हम देखेंगे कि अपील किस में, क्या, कैसे, कितने टाइम में कर सकते हैं। कभी कभी सेफ्टी के लिए, जैसे मुझे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो मुझे कुछ % एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है, देन वो रिफंडेबल होता है या नहीं, वो सारी चीज़ें हम आगे फर्दर देखेंगे। हर चैप्टर से रिलेटेड सब में हम अपील का ऑप्शन होता है, जाहिर सी बात है, हर किसी को डिस्कशन करने का मौका दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करी जाएगी, ये नेचुरल जस्टिस है।
कि उस पर कोई हार्श रूल लगाने से पहले उसकी एक बार सुन ली जाए कि ऐसा क्यों था, उससे एक बार वैलिड एक्सप्लेनेशन ले लिया जाए, जिसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो उसके लिए हम अपील और लिटिगेशंस वगैरह करते हैं। नाउ हर चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री है, फिर हम अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने 3 लिस्ट देखी थी, तो हम देखेंगे कि वो कौन सी लिस्ट में आता है। जैसे ही मुझे पता चल जाएगा वो कौन सी लिस्ट में आता है, तो मुझे उसका प्रोसीजर पता चल जाएगा कि वो बिल पार्लियामेंट में कैसे पास हुआ होगा, क्या वो सेंट्रल है या फिर कॉन्करेंट है या स्टेट है, जो भी केस है वो सारी चीज़ें मुझे लिस्ट में होते ही पता चल जाएगा। देन हम अपना प्रोसीड करेंगे। तो अब तक का जो भी हमने पढ़ा वो बेसिक ऑफ लॉ था। मुझे कोई सा भी लॉ पढ़ना है तो मुझे उसका पीछे का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, मुझे ये बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, डेफिनेशंस, एक्सेप्शंस वगैरह, नोटिफिकेशन क्या है, सर्कुलर वगैरह क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ये सारी टर्म्स मुझे पता होंगी तो मैं लॉ को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाऊंगी, अच्छे से पढ़ पाऊंगी। तो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।